इस लेक्चर में हम अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो भी देखेंगे। और इनका रिमूवल कैसे होता है, इन्हें हटाया कैसे जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, सारा डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, क्योंकि प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी जो शरद अरविंद बोबडे ने रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने सिफारिश की है कि जस्टिस एन वी रमन को, ये सुप्रीम कोर्ट के अभी सीनियर मोस्ट जज हैं, इनको कहा है कि ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए इन्हें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश, वो रिकमेंडेशन देते हैं कि नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा सीजेआई कौन होगा। तो एन वी रमन को बोला है कि ये होंगे, ये लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को। तो ये रिकमेंडेशन कौन देता है, ये याद रखना है कि जो करंट सीजेआई होते हैं अभी वो देते हैं। ये 48th चीफ जस्टिस होंगे जी जब बनेंगे ये एन वी रमन 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। ये अप्रैल 24 से काम करना स्टार्ट कर देंगे जी, अप्रैल 24 को अपॉइंट हो जाएंगे, नियुक्ति हो जाएगी इनकी। अब इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है पूरी डिटेल से डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है जी, जो अभी करंटली जैसे हैं S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, जो करंट सीजेआई होते हैं वो ही अपॉइंट करते हैं जी, मतलब वो ट्रेडिशनली रिकमेंडेशन करते हैं गवर्नमेंट को। जो भी आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि ये अपने रिटायरमेंट से पहले, जब इनकी रिटायरमेंट आ रही होती है उससे पहले किसी एक जज को जो सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट सबसे ज़्यादा सीनियर है सुप्रीम कोर्ट में, उसको ये कहते हैं गवर्नमेंट को कि इसको अपॉइंट किया जाए नेक्स्ट सीजेआई, उसी को अपॉइंट किया जाता है। बाई कन्वेंशन है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ कि जो करंट सीजेआई हैं वो रिकमेंडेशन देंगे, सिफारिश देंगे कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बाई कन्वेंशन है, मतलब सहमति से ये रूल्स बनाए हुए हैं कि जो फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ही रिकमेंडेशन करेंगे। और वो बाई कन्वेंशन यही करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्ट करते हैं मोस्ट सीनियर जज को, कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी मोस्ट सीनियर जज हैं उनको सीजेआई के लिए सिफारिश करते हैं कि इनको सीजेआई बनाया जाए। अब सीनियोरिटी किसके टर्म में देखी जाती है, सीनियोरिटी एज के टर्म में देखी जाती है क्या? उसका जवाब है नो, ये एज के टर्म में नहीं देखी जाती कि कौन, जैसे आप सोच रहे होगे कि जो सबसे ज़्यादा एज में बड़ा है उसको सीनियर मानेंगे, नहीं, एज में नहीं, बल्कि किस में मानते हैं, सर्विस में, कि उसने कितने साल तक सुप्रीम कोर्ट में सर्विस दी है। डेट ए जज वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, वह डेट देखी जाती है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए। मान लो जैसे जी एक ए जज है, एक बी जज है, एक अपॉइंट हुआ जी, इसकी 10 साल की सर्विस है, इसकी 6 साल की सर्विस है, एक सी जज है उसकी 7 ईयर की सर्विस है, मतलब 7 साल हो गए इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए। अब सबसे ज़्यादा कौन है, 10 ईयर का, तो इसे ही नेक्स्ट सीजेआई रिकमेंडेशन करेंगे जो करंट सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर मान लो जी दो जज सेम सर्विस हुई उनकी, सेम उनका मान लो सीनियर हुए, सेम डेट पे अपॉइंट हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के जब जज अपॉइंट हुए थे तो वो मान लो 2011 में हुए जी, और उन्हें सर्विस करते, ये जज जब सुप्रीम कोर्ट के जज बने इन्हें 10 ईयर हो गए 2021 में, दो जजों को। तो फिर कैसे देखी जाती है, फिर सीनियोरिटी देखी जाती है जिसने सबसे पहले ओथ ली, हु वॉज स्वर्न इन, सबसे पहले शपथ ली जज की, वो देखा जाता है। अगर मान लो दोनों ने सेम डे पे शपथ ली जी, मान लो सेम डे पे दो जज ने स्वर्न इन किया, मतलब शपथ ली सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, तो फिर कैसे देखा जाता है, फिर देखा जाता है उन्होंने कि हाई कोर्ट में जब वो जज रहे थे, हाई कोर्ट में कितने ईयर तक उन्होंने सर्विस दी जब हाई कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए पहले 5 साल या तो हाई कोर्ट का जज होना पड़ता है, या फिर 5 साल ना रह के 10 साल एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, तभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। ये सारा प्रोसेस देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होती है जज की, सारा डिस्कस करेंगे हम। तो फिर अगर दोनों ने सेम डे पे लिए तो देखते हैं हाई कोर्ट में किसकी सर्विस ज़्यादा, फिर उसको सीनियर मोस्ट माना जाता है, और फिर सीजेआई के लिए उसकी रिकमेंडेशन दे दी जाती है गवर्नमेंट को। तो इस तरह से क्या है, क्या ये पार्ट गवर्नमेंट, ये जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या, ये जो ये सब कुछ प्रोसीजर है, देखो जी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये क्राइटेरिया और प्रोसीजर नहीं दिया हुआ कि सीजेआई को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इसका कहीं पे भी प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, ये प्रोसेस क्राइटेरिया कुछ भी।
सिर्फ आर्टिकल 124 क्लाउज 1 में इतना लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। बस इतना लिखा हुआ है कि प्रोसेस कैसे होगा, कि उसको अपॉइंट, उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ। फिर कहाँ से आता है जी ये कन्वेंशन से आता है जी। क्लोजेस्ट मेंशन है आर्टिकल 126 में, विच डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजेआई। सिर्फ आर्टिकल 126 में भी इतना लिखा हुआ है कि जो एक्टिंग जो सीजेआई है उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा किसी भी सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये कहाँ से आता है फिर, जब कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई प्रोविजन है नहीं, तो ये जी कस्टम और कन्वेंशन का से आया है प्रोसीजर, मतलब कि रूल्स वगैरह अलग से रूल्स वगैरह बनाए, सहमति है जी कि ऐसे बनाया जाएगा। एक कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, तो उसके थ्रू सारा प्रोसीजर ये होता है सीजेआई को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सारा कन्वेंशन के थ्रू है, कन्वेंशन और कस्टम से। ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कहीं पे भी संविधान में लिखा नहीं हुआ इसका प्रोसीजर। अब प्रोसीजर है क्या जी, कि प्रोसीजर सीजेआई जैसे सिर्फ इतना तो है नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल देंगे गवर्नमेंट को अपॉइंट कर दो कि कर देंगे, प्रोसीजर कुछ तो होगा ना, उसका प्रोसीजर है जी। उस प्रोसीजर का नाम है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये गवर्नमेंट और जुडिशरी ने मिलकर डेवलप किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का, जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये इनिशिएट कौन करता है, शुरू कौन करता है, जैसे जी मान लो नेक्स्ट सीजेआई अभी चुनना है उनको, मतलब चुनना नहीं है, नियुक्ति करनी है, अपॉइंटमेंट करना है, अपॉइंटमेंट करना है उनका, नियुक्ति करनी है, तो कैसे प्रोसीजर शुरू होता है, उसे लॉ मिनिस्ट्री शुरू करती है जी, यूनियन लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये रिकमेंडेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो रिटायर होने वाले हैं, जैसे अभी ये जी शरद अरविंद बोबडे, एस ए बोबडे, ये अभी रिटायर होने वाले जी अप्रैल में, तो इनको जी ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको रिकमेंडेशन की होगी लॉ मिनिस्ट्री ने, जो कानून मंत्री हैं वो सिफारिश करेंगे कि भाई साहब आप रिटायर होने वाले हो, अपने रिटायरमेंट से पहले बताओ किसको सीजेआई बनाया जाए। तो ये एक अप्रोप्रिएट टाइम में जवाब देंगे लॉ मिनिस्ट्री को वापस से, कि रिटायर होने से पहले अपनी डेट की, जो रिटायरमेंट इनकी डेट है उससे पहले जो इनकम्बेंट सीजेआई हैं, इनकम्बेंट का मतलब जो अभी पदाधिकारी हैं, जो अभी करंट सीजेआई हैं, वो सिफारिश करेंगे। तो सिफारिश करेंगे जी सीनियर मोस्ट जजेस की, सीनियर मोस्ट जज हमने देख लिया कौन होता है। अब सीजेआई भेजेंगे जी रिकमेंडेशन वापस लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री ने बोला पहले सीजेआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर सीजेआई किसको चुनना है ये बताएंगे लॉ मिनिस्ट्री को, फिर लॉ मिनिस्ट्री बताएगी जी किसको, प्राइम मिनिस्टर को। उससे पहले क्या है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लो जी खुद किसी भी जज को भेज सकते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होगा, और अगर मान लो जी कोई डाउट हो रहा है, इन द केस ऑफ एनी क्वाल्म्स, क्वाल्म्स का मतलब है जी डाउट या संदेह, आशंका, डाउट है जी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ये सीनियर मोस्ट जज हैं या नहीं है, इनके कुछ डाउट है, तो वो कंसल्ट करेंगे कॉलेजियम से। कॉलेजियम क्या होता है जी, कॉलेजियम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक सीजेआई, इनको मिला के बोलते हैं कॉलेजियम। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो तब, और ये इस केस में क्या करते हैं, जैसे सीजेआई को अब सीजेआई के लिए रिकमेंडेशन भेजनी कि कौन नेक्स्ट सीजेआई अपॉइंट करने होंगे, तो ये जो सीजेआई होंगे ये क्या करेंगे, कॉलेजियम से कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट का मतलब सहमति लेंगे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के काबिल हैं या नहीं है इस पोस्ट के। उसके बाद सहमति करके ये भेजेंगे जी किसको, लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री के पास रिकमेंडेशन चली जाएगी और लॉ मिनिस्ट्री क्या करेंगे, उसे प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड कर देंगे। लॉ मिनिस्ट्री के पास आई सीजेआई से, अब सीजेआई से लॉ मिनिस्ट्री के पास आई, लॉ मिनिस्ट्री कर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देंगे, और प्राइम मिनिस्टर किसके पास भेज देंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे जी, उसे अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट, फिर उसे एडमिनिस्टर कराएंगे ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ ए न्यू सीजीआई, मतलब शपथ दिला देंगे सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले शपथ लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई और जो अपॉइंटमेंट ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनमें कोई डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंस है जी। जब सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया जाता है, उनमें ये फ़र्क है जी कि गवर्नमेंट क्या है, जैसे सीजेआई की रिकमेंडेशन भेजी है ना जो, तो उसे दोबारा भेज नहीं सकती, कैन नॉट सेंड रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई बैक टू देम फॉर रिकंसिडरेशन। एक बार मान लो जी सीजीआई ने अगर भेज दिया ना कि इस जज को सीनियर मोस्ट जज है और इसको आप सीजीआई बनाओ, तो उसी को ही बनाना पड़ेगा, इसे दोबारा वापस नहीं भेज सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है जी प्रेसिडेंट, यहाँ
प्राइम मिनिस्टर हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर करेंगे जी, प्रेसिडेंट को जो सलाह देंगे। और फिर प्रेसिडेंट ये जी गवर्नमेंट इसको वापस नहीं भेज सकती रिकंसिडरेशन के लिए कि आप ये जज सूटेबल नहीं है, आप दोबारा भेजो, ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के और जज अपॉइंट करने हों तो गवर्नमेंट कैन डू सो। गवर्नमेंट क्या जी, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट नहीं करेगी, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगी। रिजेक्ट ही कर दिया एक तरह से कि दोबारा कहेगी दोबारा भेजो, आप उसे रिजेक्ट कर सकती है एक बार। और अगर मान लो फिर कॉलेजियम ने, कॉलेजियम क्या होता है हमने जान लिया, 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस सीजेआई, तो ये कॉलेजियम दोबारा क्या करेगा, उस नाम को अगर दोबारा भेज देगा गवर्नमेंट के पास कि नहीं इसी जज को, अब ये जज की बात हो रही है, वहाँ हो रही थी सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको तो भेज नहीं सकते दोबारा। जैसे मान लो जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम सजेस्ट किया कि ए पर्सन को, जैसे अभी सजेस्ट किया एन.वी. रमन का नाम, एन.वी. रमन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाओ, तो गवर्नमेंट ना वापस नहीं भेज सकती कि सुप्रीम कोर्ट के पास, के दोबारा सीजीआई के पास जो करंट सीजीआई है कि नहीं नहीं ये नाम सही नहीं है, आप दूसरा नाम भेजो ना। लेकिन अगर मान लो जी कोई जज बनाना हो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के अलावा, अब सीजीआई का अपॉइंटमेंट हो गया, इसे छोड़ो, अब कोई और जज अपॉइंट करना हमें सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भेजा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है उसे दोबारा रिजेक्ट कर सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं। और अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम सिस्टम है सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, वो दोबारा बोले कि नहीं इन्हीं जज को करो, तो गवर्नमेंट कैन नॉट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन अगेन, दोबारा नहीं भेज सकती, उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं उठा सकती, गवर्नमेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है जी सीजीआई की, सीजीआई को बोलते हैं जी मास्टर ऑफ द रोस्टर, ये मास्टर होता है जी सब जजेस के बीच में, इसको ऐसे भी पुकारा जाता है कॉमनली प्राइमस इंटर पेयर्स, इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। जैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन ये सब इक्वल हैं, इक्वल में भी सबसे फर्स्ट पे कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सारे इक्वल हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन आता है सुप्रीम कोर्ट के जज पे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये फर्स्ट अमंग इक्वल है जी, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल, प्राइमस इंटर पेयर्स भी बोलते हैं, ये कोई दूसरी भाषा है जी, ये लैटिन लैंग्वेज है जी ये, जिसमें बोलते हैं शायद लैटिन या कोई और लैंग्वेज है, प्राइमस इंटर पेयर्स। अब इसके अलावा क्या है जी, अपना एडजुडिकेटरी रोल के अलावा, जैसे जज का काम तो है जी न्याय देना, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी ये रोल प्ले करता है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है कोर्ट का, उसके जज जो अपना न्याय देगा उसके अलावा कुछ और भी फंक्शन प्ले करता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कौन कौन से डिसीजन ले सकता है, चीफ जस्टिस क्या एक्सरसाइज करता है अपनी, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर बेंच को कोई केस अलोकेट करना हो तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आना है। जैसे कि मान लो जी कोई सुप्रीम कोर्ट में केस गया, अब ये केस कौन सुनेगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि ये केस आया जी ए पर्सन का केस, अब इसके केस पे सुनवाई कौन करेगा, तो ये सीजीआई बताएंगे कि हाँ भाई साहब आप करो इसकी सुनवाई, तो ये सीजीआई बताएंगे उस जज को। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी डिसाइड करेंगे कि किसी केस को सुनने के लिए कितने जज चाहिए, नंबर ऑफ जजेस दैट विल हियर ए केस, उस जज मान लो उस केस की सुनवाई करने के लिए कितने जज करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, कितने जज डिसीजन लेंगे आपस में, तो ये डिसाइड कौन करेगा, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश। और ये इस तरह से क्या है, किसी भी जज मतलब किसी भी कोई भी केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं द रिजल्ट बाय सिंपली चूजिंग द जज, मतलब ऐसे जज को मान लो इनके पास इतनी पावर है, कोई इन्हें लग रहा है सीजीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि अगर मान लो ए बी सी डी जज हैं, ए बी सी जज में और कोई केस आया और जज को लग रहा है कि ये जो केस आया है ए या बी सी में से किसी का जानकार है जिसका केस आया है, किसी भी पर्सन का केस आया है, तो अगर इनको अपॉइंट किया इस केस को सुनने के लिए, हियर करने के लिए, तो क्या है ये इसके फेवर में जजमेंट दे सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है किसी दूसरे जज को दे देंगे केस सुनने के लिए, तो ये सब पावर होती है जी सीजीआई के पास। तो ये सच एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैन बी एक्सरसाइज विदाउट कॉलेजियम कंसेंसस, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको कॉलेजियम की कंसेंसस सहमति नहीं लेनी पड़ती, जैसे कॉलेजियम में होते हैं ना 4 सीनियर मोस्ट जज और सीजीआई, तो इसमें 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो जब चाहें जिसको चाहें उसको केस सुनने को दे सकते हैं, खुद की पावर है। और वो कोई रीज़न भी नहीं देंगे इसके लिए, विदाउट एनी स्टेटेड रीज़न, कोई कारण नहीं बताएंगे कि मैंने ए पर्सन को ही केस सुनने के लिए क्यों कहा, इसका कोई रीज़न नहीं बताएंगे वो। अब रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ जी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि डिसीजन दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है जी वो कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट,
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आता है जी। मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी डिसीजन ले रहा है अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, तो क्या है, कोई भी आरटीआई दे के पूछ सकता है जी, जुडिशियल कैपेसिटी में कुछ भी पूछ सकता है, तो आरटीआई लगाई जा सकती है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। जो भी उसने ऑफिशियल डिसीजन लिए उनके लिए पूछा जा सकता है, कोई भी पर्सन। आप 10 रुपये दे के आरटीआई लगा सकते हो, पूछ सकते हो जी वो डिसीजन के बारे में सारी डिटेल। तो ये याद रखना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो आरटीआई के अंदर आता है। अब बाकी के जज की कैसे अपॉइंटमेंट होती है और क्या क्वालिफिकेशन होती है ये देखते हैं जी। मान लो सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना, मान लो आप जज बनना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत की सिटीजनशिप होनी चाहिए तभी बनेगा। सेकंड क्या है कि वो ऐसा जज हो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो, किसी एक हाई कोर्ट में या 2 हाई कोर्ट में रहा हो लगातार, 5 साल के लिए जज रहा हो, या फिर वो 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो, 10 ईयर के लिए एडवोकेट वकील रहा हो जी, किसी एक हाई कोर्ट में या 2-3 हाई कोर्ट में किसी भी, लेकिन कंटिन्यूसली 10 ईयर रहा हो, वो जज रहा हो, समझ गए। ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट, वो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगी उसकी नज़रों में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होना चाहिए जी, बिल्कुल, कि सबसे अलग जज होना चाहिए, ये भी देखा जाता है। इससे क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एज नहीं डिफाइन की है, सिर्फ ये क्वालिफिकेशन दी है 3, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि मिनिमम एज कितनी है, कि 35 साल के को कम से कम चाहिए या 30 साल या 25 ईयर या 40 ईयर, ऐसी मिनिमम एज कुछ भी इनके लिए निर्धारित नहीं है, डिसाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही कन्वेंशन में कहीं पे भी, ये हमने मतलब इंडिया ने कहीं पे भी कन्वेंशन में भी नहीं लिखा हुआ है मिनिमम एज कितनी भी हो सकती है। हाँ मैक्सिमम लिखी हुई है, वो देखेंगे हम अभी। 65 ईयर है मैक्सिमम एज, कि 65 के बाद रिटायर हो जाते हैं अगर किसी की 65 एज हो जाती है तो। अब सैलरी और अलाउंसेस क्या है जी, इसके बारे में देखते हैं। देखो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है जी इनकी सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी रहेगी, अलाउंसेस कितने रहेंगे जी, प्रिविलेजेस जो उन्हें विशेष अधिकार मिलते हैं वो कितने होंगे, लीव जो छुट्टियां मिलती हैं कितनी होंगी, पेंशन कितनी होगी जी जजेज की, ये कौन डिफाइन करता है? ये पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के सैलरी पेंशन सब पार्लियामेंट करेगा जी डिफाइन कितनी रहेगी। लेकिन एक बार डिफाइन कर दिया और जब तक वो कार्यकाल में रहेंगे, अपॉइंट रहेंगे, जब तक रिटायर नहीं होंगे वही सैलरी मतलब उनकी चलती रहेगी, उन्हें कैन नॉट बी वेरिड टू डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद उन्हें मतलब कम नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगती है जी फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 360 के अंदर लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकालीन। तो अगर तब लग रही है तो इनकी सैलरी पेंशन वगैरह को रिड्यूस किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा नहीं घटाया जा सकता। 2018 में बात करें जी तो इनकी पहले सैलरी थी जी 1 लाख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसको बढ़ा के 2,80,000 कर दी, और जज की होती है 2,50,000, 2.5 लाख, मतलब 90,000 थी पहले और इनकी 2.5 लाख कर दी, और 1 लाख थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और 2,80,000 कर दी। अभी फिलहाल इतनी है जी, 2,80,000 चीफ जस्टिस की और 2.5 लाख जज की, और सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जज हैं। इन्हें और भी सैम्पुटरी अलाउंसेज मिलती हैं, जैसे फ्री अकोमोडेशन मिलता है, मतलब घर मिलता है जी फ्री में, मेडिकल वगैरह फैसिलिटी मिलती है, बीमार वगैरह हो जाए हॉस्पिटल में फ्री इलाज, कार मिलती है, टेलीफोन वगैरह का फ्री, कितनी भी बात करो आप, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, बिल नहीं, कुछ नहीं, सारा गवर्नमेंट पे करेगी। दूसरा, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो 50% इन्हें उनकी मंथली सैलरी का पेंशन मिलती है जी, हाफ सैलरी, मतलब जब रिटायर होंगे, मान लो उनकी सैलरी थी, रिटायर हुए थे तब सैलरी थी मान लो उनकी 4 लाख 5 लाख कितनी भी, तो तब उनकी मंथली पेंशन हाफ सैलरी मिलेगी जी उनकी, जैसे 4 लाख है तो 2 लाख पेंशन मिलेगी हर महीने, तब तक वो मर नहीं जाएंगे, तब तक मिलती है जी। आप सोच रहे होगे 4 लाख कैसे हो सकती है, आप तो बता रहे हो यहाँ पे कि 2.5 लाख और 280 लाख, 2.80 लाख है। देखो जी ये जब जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के तब हैं, लेकिन तब उनकी सर्विस हो जाती है तो उसके बाद बढ़ती चली जाती है ना उनकी सैलरी, तो बाद में मान लो जब तक रिटायर होंगे, मान लो किसी ने 10 साल सर्विस की है तो रिटायर होने के बाद इंक्रीज हो जाएगी ना 2.5 से 3 लाख ऐसे, क्योंकि बढ़ती रहती है ना सैलरी। तो अब इसकी टेन्योर क्या है जी, मतलब कार्यकाल क्या है जी, कितने साल के लिए जज होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स नहीं किया हो, हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल के रहेंगे, कोई भी नहीं दिया हो। लेकिन हाँ 3 प्रोविजन है जी, कि मैक्सिमम एज दी हुई है कि वो 65 ईयर तक के होंगे तब तक रह सकते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जज 3 साल के लिए रह सकता है, 5 साल के रह सकता है, 10 साल के लिए, ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है।
हाँ मैक्सिमम एज दी हुई है 65 ईयर तक, चाहे उन्होंने 1 साल की हो, 10 दिन की सर्विस की हो। अगर 10 दिन की सर्विस में ही वो 65 ईयर्स के हो गए तो रिटायर होना पड़ेगा जी उन्हें, तो उन्हें रिटायर कर दिए जाते हैं जी। और ये एज कौन डिफाइन करता है जी? डिटरमाइंड ये पार्लियामेंट डिफाइन कर सकता है। और वो रिजाइन भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे तो रिजाइन भी कर सकता है। अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देते हैं जी, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। और उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है, हटाई भी जा सकता है जी। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं जी। कब? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट सिफारिश करे, रिकमेंडेशन दे तो हटा सकते हैं। अब इनका रिमूवल का प्रोसेस कैसा जी? अगर मान लो पार्लियामेंट कैसे देगी, ऐसा तो नहीं है पार्लियामेंट बोल देगी हटा देगी, उसका भी कोई प्रोसीजर है, बिल्कुल है। एक सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करते हैं। और ऑर्डर कब पास करेंगे? जब मान लो पार्लियामेंट सेम सेशन में उनके रिमूवल का मोशन लेके आए जी। ये मोशन कागज पे लिखा है जी, रिमूवल मोशन ऑफ जज। अब ये सेम सेशन में अगर पास हो गया पार्लियामेंट में पास होने का मतलब राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगा देंगे जी, स्टंप लगा देंगे, अपना ऑर्डर पास कर देंगे, हटा देंगे। सेम सेशन में होना चाहिए। देखो जी, जब सेशन जैसे चलते हैं सेशन, बजट सेशन और मानसून सेशन, विंटर सेशन, तो जो सेशन चल रहा है उस सेशन में अगर रिमूवल का प्रोसेस चला है विंटर सेशन में, तो विंटर सेशन में कंप्लीट होना चाहिए। अगर विंटर सेशन मान लो खत्म हो गया तो इनका जो रिमूवल का जो प्रोसीजर था वो भी खत्म हो गया, फिर रिमूव नहीं होंगे, फिर दोबारा अगले सेशन में लाया जाएगा शुरू से। तो सेम सेशन में लाना चाहिए रिमूवल का। और स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउस से। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसकी मेजोरिटी चाहिए। जैसे मान लो जी 545, अभी तो 543 जैसे लोकसभा में मेंबर हैं, तो इनके मेजोरिटी चाहिए, मतलब हाफ से ज़्यादा। हाफ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 214, 2 दूनी 4, ये 272 पॉइंट ऐसा हो जाएगा कुछ 5, यानी कि 273, 273 से ज़्यादा होना चाहिए जी मेंबर। इस पर वोट करेंगे कि इसको हटाना है, तभी वोट होंगे। दूसरा, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो जी अगर 500 मेंबर हैं जी, समझ रहे हो, 500 मान लो जी आप, या 501 मान लो जी, 501 मेंबर प्रेजेंट है और ये वोटिंग कर रहे हैं, तो हाफ से ज़्यादा भी इन जितने प्रेजेंट हैं, समझ गए, इसका 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए जी। 2/3 कितना हो जाएगा? इसे जैसे काट दें 3 से, 501 को जी 2/3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 3 एकम 3, 2 बचा, कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, और इसे 2 से गुना कर देंगे, 2 से 14, 16 दूनी 32 और 1 33, मतलब 334, मतलब 334 होंगे अगर 501 प्रेजेंट है और वोटिंग भी कर रहे हैं। ये अगर लोकसभा में 501 प्रेजेंट और वोटिंग भी कर रहे हैं तो 334 चाहिए, यानी कि 2/3 चाहिए प्रेजेंट और वोटिंग का। प्रेजेंट और वोटिंग का मतलब है जो वोट कर रहे हैं प्रेजेंट भी है। और मान लो जो एबसेंट हैं वो नहीं गिने जाते, और जो एब्सटेन है, जो बच रहे हैं वोटिंग करने से, मान लो प्रेजेंट तो हैं 540 और इनमें से 501 ही वोट कर रहे हैं और इनमें से 39 नहीं कर रहे, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा कि भाई साहब इनका ही 2/3 देखा जाएगा जो वोटिंग कर रहे हैं और प्रेजेंट भी हैं। और मिनिमम तो होना चाहिए 273, मतलब मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। और ऐसे ही देखा जाता है राज्यसभा में, उसका भी 2/3 और टोटल मेंबरशिप का हाफ से ज़्यादा। तो और उसका ग्राउंड क्या होता है जी? किस बेस पे हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को? ऐसा तो है नहीं बस मन में आया हटा दिया, पार्लियामेंट के मन में हटाना तो हटा दिया, नहीं जी, बिल्कुल उसका ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब 2 बेस है, आधार है। कौन कौन से आधार हैं? एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर मान लो ऐसा लगा कि बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार हो रहा है, जज कोई दुर्व्यवहार करता है तो कर देंगे। या फिर प्रूव्ड इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी मतलब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक नहीं है ये, तो उसने हटाया जा सकता है। अब इसके लिए देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पूरा प्रोसीजर है नहीं, फिर किस में दिया हुआ है? प्रोसीजर दिया हुआ है जी, एक एक्ट बनाया 1968 में, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ये रेगुलेट करता है कि कैसे हटाया जाएगा, जजेस को रिमूव कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसीजर है जी। अगर मान लो लोकसभा में मोशन लाना रिमूवल का, मोशन का मतलब है जी कागज पे लिया हो, उस पर लिखा हुआ है रिमूवल मोशन ऑफ जज, जज के हटाने की क्रिया। और इस पर अगर मान लो लोकसभा में 100 मेंबर कहें कि हटाना है, मोशन लाना है, तो इसे मोशन को ये स्पीकर कह देंगे, हाँ लाया जा सकता है। और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर, कम से कम 50 मेंबर रिकमेंड करेंगे चेयरमैन को। लोकसभा में आएगा तो स्पीकर को करेंगे रिकमेंड के 100 मेंबर कम से कम कि हाँ रिमूवल मोशन लाना चाहिए। और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो 50 मेंबर ये रिकमेंड करेंगे चेयरमैन को। चेयरमैन होता है जी अध्यक्ष किसका? राज्यसभा का, और लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये 100 मेंबर किस में? लोकसभा में, 50 मेंबर राज्यसभा में रिकमेंड करेंगे। और जब स्पीकर और चेयरमैन मे एडमिट और रिफ्यूज,
अब यहाँ पे मान लो जी 100 मेंबर ये भी बोले लोकसभा में कि हाँ भाई साहब इसके रिमूवल का मोशन लाया जाए, तो भी स्पीकर क्या जी उसे एडमिट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, मतलब कह भी सकते हैं हाँ चलो रिमूवल का प्रोसीजर स्टार्ट करो, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं कर रहे, हमें नहीं लगा कि वो उनके कोई चार्ज है मिसबिहेवियर का और इनकेपेसिटी का, तो रिमूव इसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं। ऐसा चेयरमैन भी कर सकते हैं राज्यसभा में, समझे। तो अगर मान लो एडमिट कर दिया स्पीकर ने या चेयरमैन में, अगर राज्यसभा में लाया गया तो चेयरमैन में, और अगर लोकसभा में लाया गया तो स्पीकर ने अगर बोल दिया कि हाँ चलो स्टार्ट करो जी रिमूवल का प्रोसेस, इन जज को हटाना है, किसी जज को सुप्रीम कोर्ट को, स्टार्ट हो गया, तो फिर स्पीकर या चेयरमैन जिसमें भी स्टार्ट हुआ है, मान लो लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो स्पीकर, और राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो चेयरमैन, ये 3 मेंबर की कमेटी बैठाएंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे, 3 मेंबर की एक समिति बैठाएंगे, उसमें 3 मेंबर होंगे। 3 मेंबर कौन कौन से होंगे? एक तो चीफ जस्टिस होंगे जी सुप्रीम कोर्ट के, या फिर और कोई जज को ले सकते हैं, या तो चीफ जस्टिस को या फिर अदर जज को सुप्रीम कोर्ट के, या फिर एक दूसरे जज होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक होंगे जी डिस्टिंग्विश जुरिस्ट, एक मतलब अद्भुत, मतलब ऐसे जज जिनको बिल्कुल ही डिफरेंट समझा जाता है, ऐसे जज होंगे जी। उनको 3 जज की कमेटी बैठेगी, और ये कमेटी क्या करेगी जी, ये इंक्वायरी करेगी जी, जांच करेगी कि इन पे जो चार्जेस लगे हैं, किसी जज को हटाना है, मान लो ए जज को हटाना था, इस पे देखेंगे जी हाँ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के जो चार्ज लगे हैं वो सही है या नहीं है। ये मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के चार्ज अगर उन्हें सही लगता है, कमेटी को उन्होंने गिल्टी पाया इसको, कि दोषी पाया कि हाँ ये ए जज हैं, ये गिल्टी हैं, दोषी हैं, इन पे चार्ज सही लगे हैं मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के, तो ये पार्लियामेंट को कह देंगे जी हाँ स्टार्ट करो, तो फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है जी रिमूवल रिजोल्यूशन, इनका ये मोशन है जो भी पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी हमने जान ली क्या होती है, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग और मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप हाई, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, तो इससे पास किया जाता है दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये फिर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं लोकसभा और राज्यसभा में से पास करके, और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं जी, उस जज को रिमूव कर देते हैं। फाइनली प्रेसिडेंट पास कर देते हैं जी ऑर्डर रिमूविंग द जज, के जज रिमूव हो गए उस दिन से ही, जब प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास कर दिया पेपर में लिख के, तो वो जज रिमूव समझे जाते हैं जी, हट जाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी क्या, कि आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का, किसी का भी, या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज ना आज तक कोई रिमूव नहीं हुआ। नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बिन रिमूव्ड और इम्पीच्ड सो फार। इम्पीच का मतलब है जी रिमूव, हटाना, कोई भी जज हटाया नहीं गया आज तक, किसी का इम्पीचमेंट नहीं हुआ, मतलब इस जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है इसके जरिए कोई भी नहीं हुआ पास। एक केस आया था जी इम्पीचमेंट का, जस्टिस वी रामास्वामी का, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस वी रामास्वामी, इनका 1991 से 1993 में इनका आया था जी, ये जज रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, इनके खिलाफ आया था जी इम्पीचमेंट, इन्हें हटाने का प्रोसेस चला था एक बार पार्लियामेंट में। लेकिन जब इंक्वायरी कमेटी ने इन्हें गिल्टी पाया था, कि इन्हें दोषी पाया था मिसबिहेवियर के लिए, और इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन ये लोकसभा में डिफीट हो गया, मतलब ये मोशन लोकसभा में पास नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस ने वोट नहीं किया इस जज के खिलाफ कि इनको हटाया जाए। कांग्रेस ने, जो कांग्रेस पार्टी है जी, वो एब्सटेंड रही फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेंड का मतलब बचे रहना, इसने वोटिंग नहीं की कांग्रेस ने, तो इनको हटाया नहीं गया, इनके बस प्रोसेस चला था हटाने का वी रामास्वामी पे, लेकिन आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया नहीं गया। और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त।